हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि 4 अगस्त की जो मैं डेली करंट अफेयर्स हैं या तो आज रात तक ले आऊँगी, नहीं तो नेक्स्ट अगली मॉर्निंग में तो पक्का लेके आऊँगी। तो चलिए मैं अभी फ़िलहाल ही लेके आ गई हूँ शाम को। तो चलिए इसके फर्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट वर्किंग टू इनेबल माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन टू हेल्प स्मॉलेस्ट ऑफ बिजनेसेस। अभी क्या है, जो हमारा मिनिस्टर ऑफ MSME दैट इज़ द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, उन्होंने बोला है कि हाँ, गवर्नमेंट वर्क कर रही है कि वो इस तरह की पॉलिसी बनाए ताकि जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है वो जो स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट बिजनेसेस हैं उन्हें भी फंड कर सके। ठीक है, तो यूनियन मिनिस्टर फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज सेड दैट गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन अ पॉलिसी टू इनेबल माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन फंड इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ द बिजनेसेस। ठीक है, अब इसका मकसद क्या है? मकसद इसका यही है, मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विडिटी को इंक्रीज़ कर सके ताकि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ सके और हमारा ग्रोथ रेट भी बढ़ सके। ठीक है, इससे क्या होएगा, हमारा बैंकिंग सिस्टम और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस हैं उन पे प्रेशर कहीं ना कहीं कम होएगा, क्योंकि ये जो बैंक्स हैं, NBFC हैं, ये तो ऑलरेडी क्या है, स्ट्रेस में रहते हैं और इनके अंदर कभी ना कभी क्या लिक्विडिटी क्राइसिस बनी ही रहती है। ठीक है, तो एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। इट इज़ एम टू इंक्रीज लिक्विडिटी इन द मार्केट which will create employment potential and growth rate. This will help to decrease pressure on the banking system and NBFC, which are under a lot of stress presently among liquidity crisis in the country. अब जरा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ लेते हैं। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये फाइनेंशियल सर्विसेज ही प्रोवाइड करते हैं। मतलब आपको शॉर्ट टर्म, आपको जो भी फंड चाहिए शॉर्ट अमाउंट, लिटल अमाउंट में, वो आपको प्रोवाइड करते हैं एज अ लोन, लाइक प्रोवाइडिंग माइक्रो क्रेडिट। मतलब माइक्रो क्रेडिट मतलब कि 50,000 तक, ठीक है, कुछ इस तरह के। कलेक्शन ऑफ थ्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, लाइक इनकम जो आप क्या करते हो, कलेक्ट करते हैं ये, ठीक है, प्रोवाइड करते हैं। फंड्स का रेमिटेंस प्रोवाइड करता है, पेंशन प्रोवाइड करता है और इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करता है टू लो इनकम पॉपुलेशन, जो मेनली जिनकी लोगों की इनकम बहुत कम है उन लोगों को मेनली क्या करता है, प्रोवाइड करता है। जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है ये NBFC की तरह ही रजिस्टर्ड होते हैं, या सोसाइटी की तरह, या ट्रस्ट की तरह, या कोऑपरेटिव्स की तरह। जो पहला रजिस्टर्ड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन था इंडिया में, वो अहमदाबाद में हुआ था 1974 में। उसका नाम था सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन सेवा, जो कि अहमदाबाद में होता 1974 में। अब बेनिफिट्स क्या है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के? बेनिफिट्स का तो यही है कि इजीली क्या करता है, क्रेडिट को असेस करता है। अंडर फाइनेंस सेक्शन ऑफ, मतलब जो लोग बहुत, मतलब कि जैसे SC ST हो गए, या फिर जो लो या मतलब कि इनकम लोग हैं, उनको क्या करता है, अंडर फाइनेंस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को सर्व करता है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को कहीं ना कहीं जनरेट करता है। बेटर क्रेडिट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं एंड एब्सेंस ऑफ कोलेटरल, मतलब कि आपको कुछ भी सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती। ठीक है, तो बहुत और बेनिफिट्स हैं जो इन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के हैं। चैलेंजेस क्या है? फाइनेंशियल इलिटरेसी, यहाँ पे जो बोरोवर्स के पास इंफॉर्मेशन की कहीं ना कहीं कमी रहती है, इस फंड जनरेट करने में इनेबल रहता है। और ये बहुत ज़्यादा ऑलरेडी बैंक्स पे डिपेंडेंट कर रहता है कि मुझे तुम फंड दो तभी तो मैं आके फंड दूंगा ना, तो ये खुद बैंक्स पे ज़्यादा डिपेंड रहता है। रीजनल इम्बैलेंसेस बहुत है, मतलब कि किसी स्टेट में तो बहुत अच्छा काम कर रहा है और किसी स्टेट में बहुत बेकार काम कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ इंटरनेशनल सोलर एलियंस। गाइज, ये हमने ना, अगर आपने मेरी जून की मंथली मैगजीन पढ़ी होगी तो एनवायरनमेंट में मैंने इंटरनेशनल सोलर एलियंस को क्या किया, कवर किया है। उसमें हमने पढ़ा था किस तरह वन सन, वन ग्रिड एंड वन वर्ल्ड सिस्टम पढ़ा था। तो उसी के में अभी देख लो, ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, अच्छा आप पढ़ना। अभी एक रिसेंट अमेंडमेंट बनाई गई है इंटरनेशनल सोलर एलियंस एग्रीमेंट में, और अभी अलाउ किया गया है जो भी UN की जितनी भी 192 मेंबर कंट्रीज़ हैं वो इस एलियंस को ज्वाइन कर सकती हैं। पहले क्या था, ये एलियंस सिर्फ उन्हीं कंट्रीज़ के लिए ओपन था जो सोलर रिच कंट्रीज़ हैं, मतलब कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच जो कंट्रीज़ पड़ती हैं वही इनकी मेंबर थी। ठीक है, अर्लियर द एलियंस वाज ओनली ओपन टू द सोलर रिसोर्स रिच कंट्रीज सिचुएटेड बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब जरा हम ये पढ़ लेते हैं इंटरनेशनल सोलर ऑफ एलियंस क्या है। देखो, ये मल्टीलेटरल फोरम है। ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? इंडिया और फ्रांस के द्वारा ज्वाइंटली किया गया था ऑन द साइडलाइंस ऑफ 21st कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी टू द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज। देखो, अब ऑफ कोर्स यार, आप भी सोलर एनर्जी की बात करें तो इसका एम क्या ही होगा? एम तो इसका यही होगा ना कि हम अपनी कार्बन एमिशंस रिड्यूस कर सके, तो बस वही एम है। टू इंक्रीज द यूज़ ऑफ सोलर पावर, हम पहली बात तो सोलर पावर का यूज़ इंक्रीज कर सके। टू कर्टेल द कार्बन फुटप्रिंट्स लेवल, ताकि हम जो कार्बन एमिशंस हैं उनको कर्टेल कर सके। एंड हेल्प कंट्रीज बिकम लेस डिपेंडेंट
डिपेंडेंट ऑन द कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज स्पेशली फॉसिल फ्यूल, ताकि जो कंट्रीज फॉसिल फ्यूल्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट है उन पे क्या करें, अपनी डिपेंडेंसी कम करें। टू टैकल क्लाइमेट चेंज एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, ताकि हम क्लाइमेट चेंज को टैकल कर सकें और जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है उसे इम्प्लीमेंट कर सकें। गाइज आपको पता ही होगा पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट क्या है, नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के तहत ये है कि हमें क्या करना है, 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा अपना टेम्परेचर नहीं बढ़ाना है। वैसे तो 1.5 डिग्री सेल्सियस बोला गया है, लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपने जो हमारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, ठीक है। अब हमें क्या करेंगे, अब सब कंट्रीज़ अगर इसकी मेंबर होंगी तो हम क्या करेंगे, जो और मेंबर कंट्रीज़ हैं अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करेंगे, टेक्नोलॉजी को एक्सचेंज करेंगे और कैपेसिटी बिल्डिंग होगी बिटवीन द कंट्रीज दैट आर पार्ट ऑफ द एलियन। हम क्या कर सकते हैं, टू प्रोवाइड नीडी मेंबर कंट्रीज विद द सपोर्ट एंड असेस टू सोलर टेक्नोलॉजी, सोलर टेक्नोलॉजी का असेस प्रोवाइड करो। अब जैसे इंडिया देख लो, इंडिया के पास क्या, इंडिया सोलर रिच कंट्री है, लेकिन इंडिया के पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो अगर आप इंडिया को सोलर टेक्नोलॉजी क्या करो, असेस करो, उसको सपोर्ट करो, तो इंडिया बहुत अच्छा इसमें लीडर बन सकता है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, जो नीडी मेंबर कंट्रीज है उन्हें प्रोवाइड करो, ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करो, सोलर टेक्नोलॉजी का असेस प्रोवाइड करो। ये जो ज्वाइंटली लॉन्च किया जाता है, मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इंडिया फ्रांस के द्वारा ज्वाइंटली लॉन्च किया गया था और प्रेजेंटली इसमें 87 कंट्रीज हैं जो इन्होंने इसको साइन कर चुकी हैं और 7 कंट्रीज़ ऑलरेडी इसको रेटिफाई भी कर चुकी हैं। जो निकरागुआ है सेंट्रल अमेरिकन की कंट्री, वो 87 कंट्री है जिसने इस एग्रीमेंट को साइन किया है। हेड क्वार्टर कहाँ है भी, ये आपको पता होना चाहिए, आपके इंडिया के गुड़गांव में ही है इंटरनेशनल सोलर एलियंस का हेड क्वार्टर, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क एंश्योर्ड एसेंशियल इम्यूनाइजेशन सर्विसेज ड्यूरिंग द कोविड। अभी क्या है, देखो जो इलेक्ट्रॉनिक जो ये वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क है, ये देखो एक टेक्नोलॉजिकल हमने सॉल्यूशन डेवलप किया हुआ है। इसका एम यही है ताकि हम जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन है उसको स्ट्रेंथन कर सकें बाय प्रोवाइडिंग रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑन वैक्सीन स्टॉक एंड फ्लो, ताकि हमें ये पता रहे कि यार वैक्सीन का कहाँ पे कितना स्टॉक अवेलेबल है और अगर फ्लो अगर कहाँ पे कितना चाहिए तो वहाँ पे कितनी जल्दी उसका वैक्सीन का फ्लो हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो हमारा यही है कि ताकि हम स्ट्रेंथन कर सकें यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन को। अभी आपको भी पता होगा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम क्या है, तो इसमें यही है कि हम वैक्सीनेशन करते हैं 12 डिफरेंट डिजीज़ से बचने के लिए, जैसे डायरिया हो गया, ठीक है, पोलियो हो गया, ठीक है, निमोनिया हो गया, या फिर मतलब कि ऐसी तरह की मिसल्स होगी, इस तरह की 12 कुछ डिजीज़ हैं उनके अगेंस्ट हम क्या करते हैं, इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, ठीक है। तो इसमें यही है कि जो ये नेटवर्क है ये मेनली क्या करेगा, वैक्सीन स्टॉक है, वैक्सीन फ्लोज के बारे में सारी की सारी रियल टाइम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि हाँ अगर अभी एक यूज़ हो गया ना, रियल टाइम मुझे पता चल जाए कि हाँ यार इसको अभी एक रिक्वायरमेंट, ठीक है। कंबाइन अभी क्या क्या कंबाइन करेगा, टेक्नोलॉजी कंबाइन करेगा, गवर्नेंस और ह्यूमन रिसोर्सेज। अब जरा पढ़ लेते हैं किस तरह से। टेक्नोलॉजी टू फैसिलिटेट एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, गवर्नेंस टू एंश्योर एफिशिएंट वैक्सीन लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, भी जहाँ पे भी मुझे वैक्सीन की कमी है मुझे एकदम से वैक्सीन का जो है ट्रांसपोर्ट हो, मुझे मैनेजमेंट मिल सके। ह्यूमन रिसोर्सेज टू एम्पावर स्टेट कोल्ड चेन नेटवर्क बाय कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ गवर्नमेंट कोल्ड चेन हैंडलर, ठीक है। तो यही बात है कि किस तरह से हम टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस और ह्यूमन रिसोर्सेज को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द पोटेंशियल टू बी लिवरेज्ड फॉर एनी न्यू वैक्सीन। अगर आपको लगता है कि हाँ किसी न्यू वैक्सीन का आपको परचेज करना है तो उसका भी ये पोटेंशियल प्रोवाइड करेगा। लिवरेज का मतलब ये होता है परचेज या फिर होल्ड, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द पोटेंशियल टू बी लिवरेज्ड फॉर एनी न्यू वैक्सीन। अभी क्या है, जो एट प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो ऑलरेडी 32 स्टेट्स और यूटीज़ में पहुंच चुका है, जिसमें अंडमान निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, लद्दाख, सिक्किम में अभी तक नहीं पहुंचा है। एट प्रेजेंट जो 23,507 कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं अक्रॉस 22 स्टेट्स एंड 2 यूटीज़ जो रूटीनली मतलब कि डेली यूज़ कर रहे हैं इस नेटवर्क को। वैक्सीन अवेलेबिलिटी एट ऑल द टाइम हैज़ इंक्रीज टू 99% इन मोस्ट हेल्थ केयर सेंटर। तो वो तो कितनी अच्छी बात है कि वैक्सीन हमेशा एवरी टाइम अवेलेबल है और वो 99% टाइम देखा गया है हर एक हेल्थ सेंटर्स में क्या है, अवेलेबल रहता है। प्रेजेंटली जो मैनी स्टेट्स हैं वो इस नेटवर्क को क्या कर रही हैं, यूज़ कर रही हैं विद 100% रेट टू ट्रैक स्टेट स्पेसिफिक कोविड-19 मटेरियल सप्लाई, और साथ में ये भी ट्रैक कर रही हैं कि कोविड-19 से रिलेटेड कौन सा मटेरियल किस स्टेट स्पेसिफिक को चाहिए और उनको इंश्योर कर रही है अवेलेबिलिटी कि अगर आपको चाहिए तो हमें बताओ, एंड रेज अलर्ट्स इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ 81 असेंशियल ड्रग्स एंड इक्विपमेंट। और ये अलर्ट एकदम से आप जारी कर सकते हो कि अगर आपके पास जो मेनली जो 81 असेंशियल ड्रग्स या इक्विपमेंट्स हैं उनके पास अगर आपकी शॉर्टेज है या अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप एकदम से अलर्ट रेज कर दो तो आपके पास रियल टाइम मैनर में आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। सो गाइस यही था इस नेटवर्क के बारे में जो हमने पढ़ा, ठीक है। अगली न्यूज़ में पढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिलीजेज ड्राफ्ट डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020। देखो गाइस
इसके नाम से ही पता चल रहा है डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, मतलब कि हमने डिफेंस का डोमेस्टिक प्रोडक्शन करना यही है और एक्सपोर्ट भी हमने प्रमोट करना है किसमें, डिफेंस इक्विपमेंट से रिलेटेड। तो ऑफ कोर्स इसके बारे में यही सब होगा, तो भाई यही सब ही है। तो पढ़ते हैं। जो डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी है, देखो ये गाइडिंग डॉक्यूमेंट है टू प्रोवाइड अ फोकस स्ट्रक्चर एंड सिग्निफिकेंट थ्रस्ट टू डिफेंस प्रोडक्शन कैपेबिलिटी। वही बात आएगी कि हम किस तरह से अपनी डिफेंस प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज को बढ़ा सकते हैं ऑफ कंट्री फॉर सेल्फ रिलायंस एंड एक्सपोर्ट, किस तरह हम आत्मनिर्भर बन सकें और हम अपने एक्सपोर्ट्स भी बढ़ा सकें डिफेंस में। शेयर ऑफ डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट इन ओवरऑल डिफेंस प्रोक्योरमेंट इज़ अबाउट 60%। इन्होंने बोला है जो ओवरऑल जो हम डिफेंस से रिलेटेड परचेज करते हैं उसमें जो डोमेस्टिक परचेज है हमारा 60% है। तो आप सोचो हमारा कितना ज़्यादा परचेज है। ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो ऑब्जेक्टिव यही है कि 2025 तक हम चाहते हैं कि 1,75,000 करोड़ का हम क्या कर सकें, टर्नओवर कर सकें और साथ ही हम एक्सपोर्ट कर सकें 35,000 करोड़ का इन एरोस्पेस एंड डिफेंस गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, हम क्या कर सकें, अपनी जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसको डायनेमिक बना सकें, रोबस्ट और कॉम्पिटिटिव। जो डायनेमिक का मतलब ये है कि अगर टेक्नोलॉजी जो चेंज हो रही जा रही है ना, हमें उसी तरह से अपने आप को अडप्ट करना है। स्टैटिक का मतलब ये होता है कि हाँ यार जो हम 50 साल से यूज़ कर रहे हैं वही यूज़ कर रहे हैं। नो, हमें डायनेमिक रहना। अगर कोई इनोवेशन हो रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है तो हमें उसे अडप्ट करना है। तो ये है कि हमें डायनेमिक बनना है, कॉम्पिटिटिव रहना है और रोबस्ट बनाना है अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को। हमें अपनी इम्पोर्ट्स पर जो डिपेंडेंस है उससे रिड्यूस करनी है। ठीक है, हमें जो अपने एक्सपोर्ट्स एंड डिफेंस प्रोडक्ट्स को उसे प्रमोट करना है और हम चाहते हैं कि जो ग्लोबल डिफेंस वैल्यू चेन में हम भी एक पार्ट बन सकें। हमें क्या करना है, टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि हम जो अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसे एनकरेज कर सकें, इनोवेशन जो भी बंदा है उसको रिवार्ड कर सकें, क्रिएट कर सके इंडियन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ओनरशिप। ठीक है, अब की फीचर्स क्या हैं इसके ज़रा देख लेते हैं। जो ये ड्राफ्ट इशू किया है इनकी गाइडलाइंस क्या हैं। Negative list of weapons or platform for imports has been proposed to expand the domestic defense manufacturing ecosystem। जो वेपन्स की जो नेगेटिव लिस्ट है जो हम मेनली इंपोर्ट करते हैं उनका क्या किया गया कि हम डोमेस्टिक अब क्या करेंगे, उसे मैन्युफैक्चर करेंगे। ऑल्सो गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया है, देखो ये हम अभी पढ़ ही चुके हैं, डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर 2020। ये भी हमने डेली करंट अफेयर्स में ही पढ़ा था कि गवर्नमेंट ने अभी ड्राफ्ट गाइडलाइंस रिलीज़ कर दी फॉर द डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर। ठीक है, तो ये भी गवर्नमेंट ऑलरेडी कर चुकी है। एक मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति एफर्ट्स है उसे स्केल अप किया जाएगा ताकि हम जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है डिफेंस सेक्टर में उसे प्रमोट कर सकें और इसी कमर्शियल यूटिलाइजेशन को। डिफेंस पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग है या फिर जैसे डीआरडी हो गया, जो डिफेंस से रिलेटेड जो गवर्नमेंट की एजेंसीज है जैसे डीआरडी हो गया, या फिर जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स हैं उन्हें मैंडेटरी किया हुआ है कि आप अपने प्रोडक्ट्स बनाओ और कम से कम एक्सपोर्ट से आपको 25% आपका रेवेन्यू होना ही होना चाहिए। ठीक है, टू मूव अवे फ्रॉम द लाइसेंस प्रोडक्शन टू डिज़ाइन डेवलप एंड प्रोड्यूस। अगर आपको कुछ अपना डोमेस्टिकली डिज़ाइन करना है, प्रोड्यूस करना है, डेवलप करना है, उसमें लाइसेंस की प्रोडक्शन को क्या कर, लाइसेंस से हमें क्या करना है, हमने मूव अवे किया, मतलब कि अब हटा दिया कि आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यही था इसके बारे में। ठीक है, जो हमने पढ़ लिया दैट इज़ द डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी की। आगे बढ़ते हैं अपनी नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ नोट नॉट रिक्वायर्ड फॉर सर्टेन कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट। इन्होंने बोला है कुछ जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें हमें नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती थी, कुछ कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट्स में अब हमें उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, उनके अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो पढ़ लेते हैं। रेलवे प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे स्मॉल स्केल डेवलपमेंटल वर्क्स होते हैं जिसमें कंस्ट्रक्शन होती है ओवर लेस देन 20,000 स्क्वायर मीटर and under 25 megawatt capacity hydropower plants will not require approval from National Board for Wildlife even if they are located within the eco-sensitive zones of national parks or wildlife sanctuaries। मतलब कि अगर आप रेलवे प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं या फिर कोई आप स्मॉल स्केल डेवलपमेंटल वर्क कर रहे हो जिसमें कंस्ट्रक्शन लेस देन 20,000 स्क्वायर मीटर हो रही है, या फिर कोई अगर हाइड्रो पावर प्लांट आप सेटअप कर रहे हो जिसकी कैपेसिटी सिर्फ 25 मेगावाट है, उस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स में आपको जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए, इवन कि अगर आपका वो प्रोजेक्ट इको सेंसिटिव जोन में जा रहा है, नेशनल पार्क है किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। ठीक है, इको सेंसिटिव जोन क्या होता है, प्रोटेक्टेड एरिया या नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अराउंड जो 10 किलोमीटर का एरिया है हम उसे ही इको सेंसिटिव जोन बोलते हैं। अब देखते हैं, एज पर द प्रोविजंस ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एनी नॉन फॉरेस्ट्री एक्टिविटी इनसाइड अ सेंचुरी और नेशनल पार्क रिक्वायर्स क्लियरेंस फ्रॉम स्टैंडिंग कमिटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। वही बात होगी, अगर इसके प्रोविज़न के अकॉर्डिंग अगर कोई भी नॉन फॉरेस्ट्री एक्टिविटी होती है उसमें आप पहले क्या करना पड़ता है, हमें अप्रूवल लेनी पड़ती है। ठीक है, देखो गाइस अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना। जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ पहली बात स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये आपको पता नहीं चाहिए, और किस एक्ट के अंडर है, अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972।
जो जुरिस्डिक्शन देता है किस पे, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स पे, या अगर कोई रोड्स होके जा रही हैं नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से उस पर, और लाइक दैट कुड एनरोच, या फिर कोई भी एक्टिविटी जिससे प्रोटेक्टेड एरिया या फिर जो इको सेंसिटिव जोन है फॉरेस्ट का उस पर क्या हो, एनरोचमेंट हो, उस पर फ़र्क पड़े, उस पर हानि पहुँचे, तो उन सब की जुरिस्डिक्शन कौन करती है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर किसके, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अब जरा ये भी अगले लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको चेयर कौन किया जाता है, प्राइम मिनिस्टर जिसके चेयरमैन होते हैं, और जो इनकी स्टैंडिंग कमेटी होती है उनको कौन चेयर करता है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज। तो गाइस अब मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो NBWL है वो पहली बार स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसके जो चेयरमैन है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और जबकि इसके जो स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं उन्हें कौन चेयर करता है, हमारे मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अब इको सेंसिटिव जोन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वो एरियाज होते हैं विद इन 10 किलोमीटर अराउंड प्रोटेक्टेड एरियाज, नेशनल पार्क एंड द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अब इको सेंसिटिव जोन होते क्यों हैं, ये एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं ताकि जो हमारा कोर या बफर एरिया है उनको क्या हम कर सके, प्रोटेक्ट कर सकें। दे आर मीन टू बी शॉक एब्जॉर्बर्स एंड ट्रांजिशन जोन्स फ्रॉम एरियाज ऑफ हाई टू लो प्रोटेक्शन फॉर वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी। इको सेंसिटिव जोन कोई भी, अगर आपने किसी भी जोन को इको सेंसिटिव जोन बनाना है उसे कौन नोटिफाई करता है, मिनिस्ट्री ऑफ इको एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज उसे नोटिफाई करते हैं अंडर किसके, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सेंचुरी 2002 के अंडर। सेंसिटिव कॉरिडोर्स कनेक्टिविटी एंड इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट पैचेस दैट इज द एरिया बियॉन्ड 10 किलोमीटर विड्थ कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन इको सेंसिटिव जोन। देखो वैसे तो इको सेंसिटिव जोन की जो लिमिट है वो 10 किलोमीटर तक की है, लेकिन इसको भी हम बढ़ा सकते हैं अगर हमें ज़्यादा ही जो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट अगर कोई पैच है। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको ये समझ में आया हो। आगे बढ़ते हैं, छोटी छोटी न्यूज़ हैं जो स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल रिटर्न टू अर्थ सर्फेस। देखो स्पेसएक्स ने भी, आपको पता है कि एक फाल्कन 9 रॉकेट है उसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेजा था और उसमें 2 नासा के जो एस्ट्रोनॉट्स भी गए थे। तो बता देते हैं, पहली बार स्पेसएक्स जो है प्राइवेट कंपनी स्पेसक्राफ्ट है जो क्या करती है, एस्ट्रोनॉट्स को ट्रांसफ़र करती है टू एंड फ्रॉम द ऑर्बिट। ठीक है, ये जो लॉन्च किया गया था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे किया था ऑन आ फाल्कन 9 रॉकेट, जिसने 2 नासा एस्ट्रोनॉट्स को कैरी किया था। ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ द नासास कमर्शियल क्रू प्रोग्राम, ये नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम का एक पार्ट था। जो कमर्शियल क्रू प्रोग्राम का इसका एम क्या था कि हम ताकि डेवलप कर सकें रिलायबल एंड द कोस्ट इफेक्टिव असेस टू एंड फ्रॉम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, ताकि अब इजीली क्या है, कोस्ट इफेक्टिव मैनर में आप वहाँ से आ जा सको। ठीक है, अब कोविशील्ड है भी, देखो ये भी कोविड से रिलेटेड एक मेडिसिन है। अभी क्या, जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है उन्होंने अप्रूवल दे दिया किसको, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे को, कि वो उस पर क्या कर सकता है, फेज़ 2 और फेज़ 3 के क्लिनिकल ट्रायल्स क्या कर सकता है, कंडक्ट कर सकता है। ये किसके द्वारा बनाया गया, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनिका के द्वारा डेवलप किया गया है। देखो इसकी ये याद रख लेना किन के द्वारा बनाया गया। प्रेजेंटली जो और वैक्सीन हैं जो ऑलरेडी ट्रायल पे चल रहे हैं, भारत का बायोटेक कोवैक्सीन, ये ऑलरेडी आपको पता ही है ये अंडर ट्रायल चल रहा है, और जो जाइडस कैडिला जाइकोविड है ये ऑलरेडी क्या ट्रायल फेज में है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना, देखो प्रधानमंत्री जो जनधन योजना थी वो फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम था मेनली। ठीक है, ताकि हर एक बंदा उसका फ़ायदा उठा सके, जो भी फाइनेंशियल स्कीम्स होती हैं। ठीक है, तो रिसेंटली जो है बैंक अकाउंट जो भी ओपन हुए अंडर द PM जनधन योजना वो क्रॉस 40 करोड़ मतलब कि इसके अंडर 40 करोड़ से ज़्यादा अकाउंट्स खुल चुके हैं, जिसमें से यूपी में सबसे ज़्यादा अकाउंट खुले हैं 6.69 करोड़, उसके बाद बिहार में 4.63 करोड़। जो PM जनधन योजना है इसको अंडर नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंडर इसको लॉन्च किया था 2014 में, पहले 4 साल के लिए लॉन्च किया था। फिर लेटर जो प्रोग्राम है इसको एक्सटेंड कर दिया 2018 से ज़्यादा भी आगे बियॉन्ड उसको एक्सटेंड कर दिया विद द चेंज इन फोकस ऑन ओपनिंग अकाउंट फ्रॉम एवरी हाउस होल्ड टू एवरी अडल्ट, ताकि हर एक घर अपना अकाउंट ओपन करा सके टू एवरी अडल्ट। जो अकाउंट ओपन होते हैं अंडर द PM जनधन योजना वो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट होते हैं, उसमें एडिशनल फीचर ये है कि आपको रुपए डेबिट कार्ड भी मिलता है और ओवरड्राफ्ट भी मिलता है। ठीक है, विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 लॉन्च किया है। देखो ये नेशनल प्रोग्राम है ताकि हम क्या जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं 6th क्लास 11th क्लास के हैं उनके अंदर क्या साइंस को पॉपुलराइज कर सके। ठीक है, इट इज़ अ नेशनल प्रोग्राम फॉर पॉपुलराइजिंग स्कीम साइंस अंडर अमंग स्कूल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 to 11। ये क्या करता है, इट वॉज डिज़ाइन टू आइडेंटिफाई, ताकि हम जो ब्राइट माइंड्स हैं जिनका साइंटिफिक माइंड है उनको आइडेंटिफाई कर सके अमंग द स्टूडेंट कम्युनिटी। अभी इनिशिएटिव किसके द्वारा इनिशिएटिव लिया गया, जो विज्ञान भारती विभा या विज्ञान प्रसार ये ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द DST दैट इज द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड NCERT के द्वारा क्या लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, FDI इन कमर्शियल कोल माइनिंग। देखो अभी आपने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था कि 100% FDI परमिट कर दिया है
अंडर ऑटोमेटिक रूट इन कोल माइनिंग एक्टिविटीज। लेकिन अभी क्या है, सेंटर ने क्लैरिफाई किया है, अगर कोई भी जो इंडिया के साथ जो कंट्रीज़ बॉर्डर शेयर करती हैं, अगर उन्होंने एफडीआई इन्वेस्ट करना है कमर्शियल कोल माइनिंग में, तो उन्हें गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यही बोला, सेंटर हैज़ क्लैरिफाइड दैट एनी एफडीआई इन कमर्शियल कोल माइनिंग फ्रॉम एन एंटिटी ऑफ अ कंट्री दैट शेयर्स लैंड बॉर्डर विद इंडिया विल बी अलाउड ओनली आफ्टर द गवर्नमेंट अप्रूवल। ठीक है गाइस, प्रेजेंटली क्या 100% एफडीआई परमिटेड है अंडर द ऑटोमेटिक रूट इन कोल माइनिंग एक्टिविटीज इंक्लूडिंग एसोसिएटेड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इससे क्या होएगा, हम क्या करें, अपनी जो कमर्शियल कोल माइनिंग है वो सबके लिए ओपन अप कर रहे हैं फॉर द प्राइवेट सेक्टर, एंड हम क्या कर रहे हैं, जो अपने ग्लोबल माइनर्स हैं उन्हें अट्रैक्ट कर रहे हैं कि आओ आप इंडिया में इन्वेस्ट करो। ठीक है, लास्ट न्यूज़, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्पावरमेंट, नाम से ही आपको पता चल रहा है। ठीक है, ये इंडिया की पहली सोशल और नेशनल इनिशिएटिव है जो कि आईआईटी दिल्ली के द्वारा लिया गया है, और इसको सपोर्ट कौन कर रहे हैं, डीएसटी सपोर्ट कर रही है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका एम क्या है, देखो एम नाम से ही पता चल रहा है कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को हम क्या कर सकें, स्ट्रेंथन कर सकें और एक इकोसिस्टम प्रमोट कर सकें, जिससे क्या है हम वुमेन्स को एंटरप्राइज बना सकें, दैट इनेबल्स क्रिएशन एंड सस्टेनेंस ऑफ सच एंटरप्राइजेज बाय वुमेन। इससे क्या करेगा, जो हम वुमेन हैं उनकी हेल्प कर देंगे, रेंजिंग जो भी कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं उनसे लेके जो भी मिडिल एज हाउस वाइफ्स हैं उनकी हम हेल्प करेंगे, ताकि हम उनको बोल सकें कि हाँ आप एंटरप्रेन्योरशिप को अपना एक फुलफिल कैरियर ऑप्शन आप ले सकते हो। ये क्या करेगी, जो भी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं फ्रॉम ऑल अक्रॉस इंडिया उन्हें कनेक्ट करेगी टू पोटेंशियल इन्वेस्टर्स एंड बायर्स फॉर देयर प्रोडक्ट, सो दैट दे कैन टेक देयर बिजनेस आइडिया टू अ फाइनेंशियली सस्टेनेबल एंटरप्राइज। क्या करेगी, सभी जो इंडिया के अंदर जितने भी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उन सबको कनेक्ट करेगी, इन्वेस्टर्स और बायर्स को भी कनेक्ट करेगी, ताकि जो भी वो प्रोडक्ट बना रहे हैं उनको क्या कर सके, वो आगे सेल हो सके। इन्वेस्टर से उन्हें कनेक्ट करेगी ताकि वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकें, और जो उनके भी जो बिजनेस आइडिया हैं हम एक उनको क्या कर सके, फाइनेंशियली सस्टेनेबल वे में क्या कर सके, प्रमोट कर सकें। सो गाइस, ये 4 अगस्त की आज की डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गई है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कोई सजेशंस हो तो प्लीज़ कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।